हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, या शून्य ही होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि विस्थापन शून्य है तो डिस्टेंस भी जीरो हो, है ना। या शून्य नहीं हो सकती है, या शून्य भी हो सकती है और नहीं भी, है ना। ऑप्शन सी ज़्यादा सही है, ठीक है। या शून्य भी हो सकती है और नहीं भी। चलिए अब हम इसके व्याख्या को अच्छे से देखते हैं। यदि वस्तु अपनी जगह से हिली ही नहीं है तो दूरी शून्य होगी, लेकिन यदि वस्तु वृत्ताकार पाथ पर चलकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आ गई तो इसका विस्थापन शून्य होगा, परंतु दूरी परिधि के बराबर, ठीक है, शून्य नहीं होगी। अतः दूरी शून्य होना अनिवार्य नहीं है। शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, यही सबसे अच्छा सबसे उचित आंसर यही है। चलिए अगला प्रश्न, गाड़ियों में लगा ऑडोमीटर क्या मापता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, गाड़ी में जो ऑडोमीटर लगा था वो क्या मापता है? दूरी। चलिए इसकी व्याख्या को पढ़िए अच्छे से। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी का रिकॉर्ड करता है। स्पीडोमीटर तत्कालिक चाल को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, दूरी को, और स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। ठीक है, याद रखिएगा, गैलीलियो गैलीली ने जो जड़त्व का नियम दिया था, है ना, उसी को परिभाषित किया है न्यूटन ने पहले नियम में अपने। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई भारी बल न लगे। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया। अगला प्रश्न, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा संवेग संरक्षण। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए इसकी व्याख्या को पढ़िए। रॉकेट रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट से निकलने वाली गैसें पीछे की ओर संवेग पैदा करती है, जिससे रॉकेट को आगे की ओर समान संवेग प्राप्त होता है। न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। एफ का गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप जी का वैल्यू निकालिएगा सबको सॉल्व करके, तब को आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह की तुलना, है ना, पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/6। ठीक है, याद रखिएगा, चांद पे अगर आपका पृथ्वी पर मास बता रहा है 100 kg, है ना, मतलब 60 kg मान लेते हैं। ठीक है, तो चांद पे आपका वजन हो जाएगा 10 kg। इसकी व्याख्या को भी अच्छे से पढ़िए। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के जी का लगभग 1/6 भाग है। चूँकि भार W = mg गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, इसीलिए चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, पावर। ठीक है, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न, m द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। याद रखिएगा, अब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा ½ mv²। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के तरंग संचलन की दिशा के समानांतर कंपन के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए प्रवर्तक सतह और स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 17.2 मीटर। ठीक है, यदि कानों पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड तक रहता है, ध्वनि की गति 344 मीटर पर सेकेंड मानकर ध्वनि द्वारा तय की कुल दूरी, ठीक है, 34.4 मीटर होनी चाहिए। अतः एक तरफ की दूरी 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 17.2 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है ना, जी का सबसे अधिक मान कहाँ होता है? जी पर। याद रखिएगा। पृथ्वी, अब इसकी व्याख्या को भी अच्छे से पढ़िए। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, जिससे वहाँ पृथ्वी की त्रिज्या r कम होती है। चूँकि जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसलिए त्रिज्या कम होने से ध्रुवों पर जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, जड़त्व इनर्शिया किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान पर, मास पे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं।
जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो इसका हो जाए kWh। ठीक है, वाट, kWh होता है किलोवाट, इसे जूल, इसे 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर का होता है ना, 1 किलोवाट वाट का घंटा का 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। ठीक है, अगर इतना एनर्जी खत्म होगा तो मतलब 1 यूनिट हमारा लग गया। चलिए अगला प्रश्न, घनत्व डेंसिटी का ऐसा मात्रक क्या है? kg/m3 है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना टाइम का हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऋणात्मक त्वरण को मंदन या फिर रिटार्डेशन इंग्लिश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। इस ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।